पवनपुरी गांव अपनी सुंदरता और हरियाली के लिए बहुत माना जाता था, लेकिन कई दिनों से वहां पर बहुत तेज बारिश लगी थी। लेकिन गांव में एक घर जो सबसे गरीब माना जाता था वो था प्रभास का। अब प्रभास 50 साल का एक बुजुर्ग बन चुका था और छोटी बेटी के जन्म समय ही प्रभास की पत्नी सुधा का देहांत हो गया था। अब प्रभास के पास 2 बेटियां हैं, बड़ी का नाम रीमा और छोटी का नाम गुड़िया था। वैसे तो किसानों के लिए बारिश बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन जब ये बारिश तूफान का मोड़ ले तो तबाही तो आने ही थी। इसलिए प्रभास बहुत दुखी था। पिता को ऐसे दुखी देखकर रीमा प्रभास के पास आती है और कहती है, बाबूजी, सब ठीक हो जाएगा, इतनी चिंता मत करो। आप तो वैसे भी बीमार रहते हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। लेकिन फिर भी प्रभास चिंता में था। शाम तक बारिश और तेज हो गई। इस दौरान प्रभास, रतन और कालू तीनों ही चाय की टपरी पर इकट्ठा हुए। अरे रतन, अगर यह बारिश कुछ दिनों तक नहीं रुकी तो हमारे खेत तो सारे तबाह हो जाएंगे। अरे बाबूजी, अब क्या होगा, हम तो पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। तीनों ने एक बार खेत में जाकर अपनी अपनी फसल की हालत देखने का फैसला लिया। तीनों खेत की ओर तो जाने लगे, लेकिन इसी दौरान बारिश का प्रभाव और गंभीर हो गया। इतनी तेज बारिश पवनपुरी में पहली बार हुई थी। प्रभास की सारी फसल खराब हो गई और दुखी होकर प्रभास कहने लगा, अरे बाबा री बाबा, यह क्या अनर्थ हो गया, मेरी तो सारी फसल खराब हो गई, अब घर का गुजारा कैसे चलेगा। रतन और कालू ने प्रभास काका को संभाला और उनके घर तक उन्हें छोड़कर आए। प्रभास इतना बड़ा दुख सह न सका और अब तो उसमें बिस्तर से भी उठने की हिम्मत ना रही। रीमा और गुड़िया से अपने बाबा की हालत देखी नहीं जा रही थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद बारिश हट गई। रीमा सेठ के पास कुछ पैसे उधार लेने गई। सेठ जी, बापू की हालत बहुत खराब है और घर में खाने के भी लाले पड़े हैं, अगर कुछ पैसे मिल जाए तो का क्या मतलब, मैं गरीबों को पैसे नहीं देता, क्या पैसे वापस करने की औकात है तुम लोगों की। सेठ के कहे एक एक शब्द रीमा के मन को बुरे लग रहे थे, क्योंकि सेठ ने रीमा के गरीब होने पर मजाक बना दिया था। रीमा उदास होती हुई घर वापस आ गई। रीमा घर आकर अपनी माँ की तस्वीर को देखने लगी और बहुत दुखी हुई। ऐसे ही रात हो गई। बापू और गुड़िया तो सो गए, लेकिन रीमा को घर की परेशानी और अब तो बापू की दवाई के खर्चे की परेशानी रहने लग गई। अब रीमा के पास एक ही तरीका था, वो भी खेती का। अगली सुबह से रीमा खेती करने लगी। रीमा को खेती करते देखकर कुछ गांव के लोग आए और हैरान सा होने लगे। एक और तो गांव के कुछ लोग रीमा का मजाक बना रहे थे, लेकिन दूसरी और गांव के कुछ लोग रीमा के इस फैसले से खुश थे, क्योंकि रीमा जो भी कर रही थी उसकी मेहनत थी। देखते ही देखते यह बात प्रशांत को भी पता चल गई। अरे बेटी, तू तो हमारे घर की लक्ष्मी है, तू ऐसे काम करके क्यों इस बुजुर्ग के सर पाप चढ़ा रही है। बापू, ऐसी कोई बात नहीं, किसी के आगे हाथ करके पैसे मांगने की जगह खुद की कमाई अच्छी है। रीमा वहां से उठकर जाने ही लगी थी, फिर रीमा ने रुककर कहा, और बापू, आप मुझे घर का बेटा ही समझो। और यह कहकर रीमा वहां से चली गई। ऐसे ही रीमा रोज खेतों में जी तोड़ मेहनत करती थी। कई दिन और महीने ऐसे ही चलता रहा। देखते ही देखते रीमा की मेहनत से लगाई फसल उगने लगी और कुछ ही समय बाद बहुत सुंदर से फलों का बगीचा बन गया। अब रीमा अपने फलों को शहर में जाकर बेचने लगी, जिससे उसका मुनाफा बहुत अच्छा होता है और शहर के लोग भी रीमा से ताजे फल लेने आते थे। अब रीमा के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। अब गांव में सबसे बड़ा घर प्रभास का ही है और गुड़िया भी शहर के पब्लिक स्कूल में पढ़ने जाती है।